ठीक है, आप इसको देखो कि किस किस तरह की कंजंक्शन है। कंसेशन के बारे में, रीजन के बारे में देखो, बिकॉज, सिंस, एज। आप अगर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते तो ना करो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग, जो स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं अच्छे से अच्छा, आपने ये टेबल बना लेना है। अपने रजिस्टर पर टेबल बना लेना, और इसमें जो मेजर मेजर हैं, जिस तरह बिकॉज है, सिंस है, ऑर्डर, इनको सर्च करके इनके सेंटेंसेस बना के रखना, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। देखो, इंग्लिश नागुजीर हो गई। अगर आपने सिर्फ जॉब लेनी है फिर तो कोई इशू नहीं है, इजी प्रिपरेशन के साथ चलते रहे। लेकिन अगर आपने बड़ा अफसर बनना है, छोटा भी नहीं, अगर आपने ऑफिसर बनना है, कुछ 17 स्केल तक का आपका टारगेट है, तो फिर इंग्लिश जो है ना, वो आपकी, आप पर लाजिम है, आप पर फर्ज है इंग्लिश, ये याद रखना। तो इसमें आपने अब जो है ना, बिल्कुल भी लेजी बिहेवियर नहीं शो करना। इंग्लिश कंपलसरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको टेबल बना के लिख देना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने बल्कि एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, देखें, वेयर एज की, एज मच एज सुन एज, हु एवर। ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, बस पढ़ाता नहीं हूँ। पढ़ाने वाली चीज भी है, मैंने मेंशन कर दिया, आपको समझ आ जाएगी, नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलें जी। ये वही चीजें हैं जो अभी मैंने पढ़ाई हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज क्या होता है जी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज क्या है जनाब? जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। लेकिन जो ये आगे देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सेंस होती है, समझ होती है। आई वेंट टू स्कूल, ये एक पूरी एक क्लॉज है। ये बस रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको दोबारा से समझ आ जाए, डिफरेंट तरीके से समझा रहे हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, जिसका कोई डज नॉट मेक सेंस, कोई सेंस ही नहीं है उसकी। ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्या इसकी समझ है? आई वॉज नॉट फीलिंग वेल की तो समझ है, लेकिन ऑल दो भी तो लगा दिया ना। वहां से लगेगा कि भाई ये इसके बाद कुछ ना कुछ है, इससे पहले कुछ है या इसके बाद कुछ है। ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ क्लॉजेस। अली इज अ गुड बॉय हु ट्रीट्स अदर वेल, हु ट्रीट्स अदर्स वेल। कौन बताएगा कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और कहाँ से शुरू हो रही है? सर अली इज अ गुड बॉय। ये डिपेंडेंट है। जी सर। नहीं। नहीं सर, ये तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। हु के बाद वाली है। हाँ जी, हु के बाद नहीं, हु से स्टार्ट हो रही है। हु ट्रीट्स अदर्स वेल, ये डिपेंडेंट है। हु ट्रीट्स अदर्स वेल। फिर चलते हैं हम आगे। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गई। अब मुझे बताएं, ये इसका देखें, ये मैंने स्लाइड बनाई क्यों है? अली इज अ गुड बॉय, ये अली इसका सब्जेक्ट हो गया। हु ट्रीट्स अदर वेल, हु जो है, ये डिपेंडेंट का सब्जेक्ट हो गया। तो क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। डिपेंडेंट क्लॉज में कभी ये ना समझना कि सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो, ये दोनों सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यहाँ पर हैं आपके सामने, लेकिन है डिपेंडेंट, क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं दे रही, सेंस नहीं दे रही। अब कंजंक्शन पढ़ी हमने, क्लॉजेस भी पढ़ ली। पहले हमने क्लॉजेस पढ़ी, फिर कंजंक्शन पढ़ी। अब आपने देखना है, ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सेंटेंस होता है जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक डिपेंडेंट क्लॉज है जनाब, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ही इज अ बॉय, इंडिपेंडेंट है भाई, बता दिया, स्टेटमेंट दे दी, इंडिपेंडेंट है। द डॉग बार्क्ड, ठीक है, डॉग बार्क्ड, बस वो कुत्ता भौंका, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब अगर इसमें कंजंक्शंस लगाई जाएं, जब आप कंजंक्शन लगाते हो तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस वजूद में आते हैं। पास पेपर में ये भी सवाल था कि बताएं कि ये जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, या सेंटेंस देके बताया कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, तो वो सिंपल सेंटेंस था। अब आपने ध्यान से समझना है कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड और कम्प्लेक्स में
कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, याद रखें, कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो एक से ज्यादा क्लॉज पर मुश्तमिल है। क्लॉजेज एक से ज्यादा होंगी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में, एक से ज्यादा क्लॉजेज होंगी। लेकिन कंपाउंड में देखो, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है। कौन सी कंजंक्शन से? कोई मुझे बताएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की टाइप्स, बताएगा कोई आप में से? उसका फार्मूला बताएगा? फैन बॉयज। फैन बॉयज हैं, कौन कौन सी कंजंक्शन है? For and, nor, but और yet so। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो, वो एक आदमी सो गई, खैर है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब सेंटेंस में क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हो, तो सेंटेंस क्या बन जाता है? कंपाउंड। कैसे? द डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड। ठीक है। तो जो बिल्ली थी वो अपनी आवाजें निकाल के, जिस तरह, तो वो डर डर के जो आवाज नहीं निकालती बिल्ली, अब मैं निकाल के तो नहीं बता सकता, शायद निकाल भी ना पाऊं, तो आप इमेजिन कर लेना, या बिल्ली को भगा के देख लेना, या थोड़ा सा मारना तो नहीं, खैर डरा देना, तो वो जिस तरह से वो आवाज निकाल के साउंड प्रोड्यूस करके भाग रही होती है ना, और आपको गालियां दे रही होती है अपनी जुबान में, तो वो हिस्ट होता है। ठीक है जी। द डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड, खौफ के मारे जो उसकी साउंड निकलती है। क्या है जनाब? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस को। दो इंडिपेंडेंट, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, कनेक्ट, ऑफन कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हमेशा नहीं, ऑफन, बिकॉज के साथ, आल्दो के साथ, व्हेन के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। आइडेंटिफाई कर लोगे ना कल के टेस्ट में? जी सर। कल के टेस्ट में मैं आपको कोई पीपीएससी की तरह चार ऑप्शंस नहीं दूंगा। नंबर वन, तो आज आपका टेस्ट नहीं हुआ। आप जब टेस्ट ना हुआ करे तो मुझसे सवाल किया करो, सर टेस्ट क्यों नहीं लिया? ठीक है, ताकि पता लगे आपको भी शौक है। आज थोड़ा मैं बिजी था, टेस्ट नहीं बना पाया, तो लेकिन आप लोग कोशिश किया करो कि टेस्ट आपने बनवाना है मुझसे, या कोई भी टीचर है आपको, सर टेस्ट दे बनाएं। तो कल के टेस्ट में आपका ये नहीं होगा कि भाई चार ऑप्शंस दे दिए, बताएं कॉम्प्लेक्स कौन सा कंपाउंड कौन सा, नहीं। मैं हो सकता है क्वेश्चन कर दूं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। ठीक है, टेस्ट में थोड़ा शॉर्ट बना लूंगा ताकि चेक भी कर सकूं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक एग्जांपल देख लेते हैं जनाब। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, द डॉग स्टेड इनसाइड। हाँ बताएं जी मुझे, कौन से इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है यहाँ पर? बताएं, शाबाश, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? सर बिकॉज इट वाज रेनिंग सर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग स्टेड इनसाइड, ये सर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोबारा बताएं, सॉरी, दोबारा बताएं। सर बिकॉज इट वाज रेनिंग सर, ये हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग स्टेड इनसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये जो बिकॉज है, ये कौन सी टाइप ऑफ कंजंक्शन है? सर ये सबऑर्डिनेटिंग है। और ये सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? सर ये कंपाउंड है। ओए होए, सब चीजें ठीक बता के आखिर में चवल मार नो, दी। जी सर ये कॉम्प्लेक्स है, सॉरी सर। सब कुछ ठीक बताते हुए आपने एक चीज गलती कर दी, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जी अब सर। भूलेगा तो नहीं ना? नहीं सर, इंशाल्लाह। बोलना है आपने, आप बोलने वाली हो, आपने बोलना है, चाहे गलत बोलना है, ठीक है।
जी सर, इंशाल्लाह। ये अगर देखो मेरी बात सुनो, ये बड़े मेरा एक स्टूडेंट है, वो माशाल्लाह कई साल से तैयारी कर रहा है, वो फेल हो जाता है, उसको बोलना ही नहीं आता। आपको यहाँ कोई नहीं पहचानता। अगर आप कुछ गलत भी बोलोगे, ठीक है, ये देखो पीछे जी सर, कुत्ता भी मैंने भौंकना शुरू कर, कुत्ते की तारीफ हो रही थी ना। जी सर। तो तो बात यह है, अगर सर आप मैंने 18 महीने सर ग्रामर की क्लासेस ली, 18 महीने होम ट्यूशन से। तो वो सर यही कहता था कि सर आप बोलते नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसी वजह से सर आप कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन आपके सामने सर मैं सर क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन उसके सामने नहीं कर सकती थी बिल्कुल भी। अच्छा, वो कौन था? सर वो हमारा लोकल टीचर था सर, अब्दुल हक साहब कोलू में। सर उसी ने मुझे पढ़ाया था 18 महीने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से पढ़ाया। लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किए, 2-3 महीने हो गए मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, इसी वजह से सर थोड़े वो भूल गए सर। इस वजह से छोड़ी, या इस वजह से छोड़ी कि क्वेश्चन नहीं कर सकते थे? नहीं सर, ट्यूशन तो कंप्लीट हो गई थी, तो सर ने कहा कि अभी आप खुद ही प्रैक्टिस कर लो, या कहीं और चली जाओ, क्वेटा या लाहौर, वहां पे तैयारी कर लो सर। And उन्होंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया था? नहीं सर, घर में आते सर आता था वो, होम इंग्लिश, ट्यूशन पढ़ाया उसने मुझे। इंग्लिश जी सर, पढ़ाई थी? सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया। जी सर, स्पीकिंग भी और राइटिंग भी सर मेरे सब कुछ उसी से सही होगा। पहले तो सर मैं जीरो लेवल पे थी। अच्छा भाई, वाह। जी ठीक सर। है, चलें, अच्छी बात है, इसलिए आप रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है जी, ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो अभी तक आपने ग्रामर में कुछ ऐसा, आपको ग्रामर में कुछ ऐसा मिला है? बल्कि हम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपसे सवाल करेंगे कुछ जी अलग सर। से। 18 महीने आपने ग्रामर पढ़ी। जी सर। अनलेस, अनलेस का यूज, यूज ऑफ अनलेस, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू डू नॉट मैरी हर। ये सेंटेंस ठीक है जी खतीजा? नहीं सर, क्योंकि अनलेस जब आता है तो उसके बाद हम नॉट नहीं यूज करते सर, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव सेंस देता है। वेरी गुड। यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर जी। बिलाल, पीपीएससी में आता है कि नहीं आता? बिलाल नहीं है। देखो ये करेक्शन है, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर। अनलेस का मतलब होता है जब तक के, आप जब तक खुश नहीं हो सकते जब तक उससे शादी ना करो, ठीक है, उससे, वो जो आपकी इमेजिनेशंस में बैठे हुए, ठीक है। और जब शादी हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं अली रजा? अगर इससे शादी ना होती तो मैं खुश होता। सर अभी तक तो हुई नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ तो माशरे को देख के आपको अंदाजा हुआ होगा, हैं? जी, हम इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं की। अच्छा, यहाँ पे और कौन है लड़का? शहजाद है? हाँ भी शहजाद, जी सही। आपकी क्या व्यूज हैं इस बारे में? बस ठीक ही है। अच्छा, ठीक व्यूज है, चले जी, अच्छा अपने व्यूज ठीक रखें यहाँ पर। अच्छा, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर। तो अनलेस जब आ जाए तो उसके बाद आपने जो सेंटेंस बनाना है, क्लॉज बनानी है, उसको नेगेटिव ना रखें, पॉजिटिव रखें, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव बन गई है। ये मैंने फार्मूला दे दिया आपको, जो वहां पर इतना एक्सप्लेन किया था यहाँ पर फार्मूला दे दिया। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गई है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो क्या बन गया आपका? कंपाउंड सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गई है, फिर डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया? कॉम्प्लेक्स। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाएंगी, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कर लें, उसके अलावा कोई कंजंक्शन आपको नजर आती है तो सबऑर्डिनेटिंग होगी। अगर सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो समझ जाएं सेंटेंस कंपाउंड है, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो समझ जाएं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अहमद डज नथिंग, अहमद कुछ नहीं करता, बट अहमद्स वाइफ इज अ लॉयर। कंपाउंड हो गया क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई सा अ बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, हु, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आसान है ना जी?
ये मैंने अब ये दूसरी या तीसरी मर्तबा आपको समझा दिया है क्लॉजेस इस लेक्चर में। अब नहीं वो गलती होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है अब। ध्यान से समझें, रन ऑन सेंटेंस, ये आपकी एक मिस्टेक है। शायद ये पीपीएससी में एज सच ना आया हो, लेकिन ऑप्शंस में आया है, ऑप्शंस में आया है। ठीक है, वो बताता है कि वो सेंटेंस दे के कहता है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। नीचे दिया हुआ सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, रन ऑन सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए। रन ऑन सेंटेंस अकर्स व्हेन टू, ध्यान से समझे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, एक साथ पड़ी हुई थी, विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन, दरमियान में पंक्चुएशन आनी चाहिए थी, नहीं आई, या कंजंक्शन आई थी, नहीं आई। ध्यान से देखें इसको, इस सेंटेंस को देखें। अहमद डज नथिंग बट अहमद वाइफ इज अ लॉयर। मैं इस बट को खा जाता हूं। अब पढ़ें, अहमद डज नथिंग, अहमद वाइफ इज अ लॉयर। जी, कोई सेंस बन रही है? मैं इस हु को खा जाता हूं। आई सा अ बॉय वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट। लगता नहीं कि कुछ मिस हो गया? अगर मैं ये बट को खा भी जाऊं, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी ये ठीक है। अहमद डज नथिंग, अहमद कुछ नहीं करता, फुल स्टॉप। अहमद वाइफ इज अ लॉयर, इसको कहते हैं हम रन ऑन सेंटेंस। अब आपको यहां से मिसाल देता हूं रन ऑन की। रेड लुक्स एग्रेसिव फॉर लिविंग रूम वॉल्स, कोमा, लेट्स ट्राई ब्लू। रेड लुक्स टू एग्रेसिव फॉर लिविंग रूम्स। ठीक है, इसकी करेक्शन बताता हूं अभी। इधर देखें, आई एम इन कॉलेज, आई स्टडी केमिस्ट्री। जी, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करें। किस तरह से करेक्ट हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या खामी है इसमें? सर इसमें पंचुएशन लगेगी कि नहीं? पंक्चुएशन लगाएं, आई एम कहाँ लगेगी? कॉलेज के बाद? कॉलेज के बाद कॉलेज के फुल बाद स्टॉप लग लगा दें। कॉलेज के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा नहीं। दें, अब आपका सेंटेंस ठीक है, आई एम इन कॉलेज। सर इधर हम वेयर का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई एम इन कॉलेज वेयर आई स्टडी केमिस्ट्री। आई एम इन कॉलेज वाई आई एम स्टडीइंग, कंजंक्शन लगा दें। ठीक है जी। आई मीन कॉलेज एंड आई स्टडी केमिस्ट्री एंड एंड आई स्टडी केमिस्ट्री, वेरी गुड, यूज ऑफ कंजंक्शन। आई एम इन कॉलेज फुल स्टॉप आई स्टडी केमिस्ट्री, यूज ऑफ पीरियड। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, ये पीपीएससी में पूछा है। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है? फुल स्टॉप। आई एम इन कॉलेज फुल स्टॉप आई स्टडी केमिस्ट्री। आई एम इन कॉलेज सेमी कॉलन आई स्टडी केमिस्ट्री, यूज ऑफ सेमी। ये तमाम ठीक हैं, ये हम पंक्चुएशन में पढ़ेंगे डिटेल से, पंक्चुएशन को भी अच्छी तरह से करेंगे। ये सब हैं। आई एम इन कॉलेज, असल बात क्या थी, ये कौन सी, इसमें मसला क्या है, इसको आपने टर्मिनोलॉजी में याद रखना है कि इसका मसला है कि रन ऑन सेंटेंस है ये। रेड लुक्स एग्रेसिव फॉर लिविंग रूम्स वॉल्स, लेट्स ट्राई ब्लू। रेड लुक्स एग्रेसिव फॉर लिविंग रूम्स, सेमी कॉलन, लेट्स ट्राई ब्लू। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ ज्यादा ठहराव की जरूरत है, कोमा नहीं लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आएगी उसमें। नेक्स्ट सेंटेंस में रन ऑन सेंटेंस जो कि उन्हीं के साथ मिलता है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वगैरह के एक्सटेंशन है, तो इसलिए फिर यहीं पे करवा दिया आपको। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बहुत आसान है। ठीक है, इंटरजेक्शन एक फ्रेज है, एक्सप्रेस करता है सडन इमोशन को या फीलिंग को। इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, कोमा भी आ जाता है बाजू का। ध्यान से समझे, पीपीएससी में पूछा जाता है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो इंडिविजुअली एक वर्ड होता है और एक सेंटेंस के तौर पे कंसीडर हो सकता है, एक सेंटेंस के तौर पे कंसीडर हो सकता है, तो वो इंटरजेक्शन है। कैसे? जनाब देखो, आप ये कह देते हो वाओ, ये एक सेंटेंस है, वाओ, ये, आउच, एक सेंटेंस है, हे,
इसको छोड़ो। वाओ एक वर्ड है, ये पूरा एक सेंटेंस है बेसिकली। देखो आप दैट को टी बड़ा लिखा हुआ है, वी को देखो डब्ल्यू बड़ा लिखा हुआ है, इस टी को देखो डब्ल्यू बड़ा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? दैट का टी क्यों बड़ा लिखा हुआ है? क्योंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर आपका, उसको मजा आता है ऐसा क्वेश्चन देते हुए। इंटरजेक्शन। वो ये नहीं पूछेगा, देखे ध्यान से मेरी बात को समझे, पास पेपर भी आपने पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे होंगे, कुछ ने पढ़ भी लिए होंगे। वो कभी भी ये नहीं पूछेगा ये बताएं कि वाओ जो इंटरजेक्शन है, वाओ इंटरजेक्शन किस इमोशन के लिए यूज होता है, नहीं। ये नहीं पूछेगा आउच किस लिए यूज होता है। वो ये नहीं पूछेगा भाई ग्रीटिंग के लिए कौन सा एक्सप्रेशन लगाओगे, कौन सा इंटरजेक्शन लगाओगे, नहीं। ऐसा नहीं करेगा वो। हाँ वो ये करेगा, वाओ, देखो ध्यान से, वो कहेगा वाओ दैट हर्ट, ऐसा सेंटेंस बना देगा। गलत अगर करना होगा उसने तो क्या गलत। वाओ तो खुशी के लिए होता है, लेकिन हर्ट के लिए वो क्या कहता है? नहीं। अभी पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि आई प्रे दैट माई फ्रेंड में डाई। आई प्रे दैट माई फ्रेंड में डाई। बताओ ये ठीक बनेगा सेंटेंस? नो आई सर। प्रे दैट, क्या गलती है इसमें? जी कैपिटलाइजेशन को छोड़ के क्या गलती है इसमें? आई प्रे दैट माई फ्रेंड मे डाई, गलती क्या है? जी वेरी गुड, अफनान ने ठीक बताया। आई फियर दैट माई फ्रेंड मे डाई, मुझे डर है कि कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं जाएगा। वेरी गुड भाई अफनान, वेरी गुड। चलें जी, अब अपने एग्जामिनर के ट्रेंड के मुताबिक बात को लेकर चलते हैं। चंद एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं, और हर ये एक आम स्टूडेंट को इन चीजों का नहीं पता होता। एक कोई आम स्टूडेंट है उसको नहीं पता होगा। सिमाइल, SIMIL, सिमाइल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इन तीनों का पता होगा, तो हाइपरबोल का नहीं पता होगा। हाइपरबोल मिक्स हो का नहीं जाती हैं पता। जी। सर, मिक्स हो जाती हैं, ये कभी भी ठीक नहीं होती। आप देखो, कभी भी ठीक नहीं होती। आप मुझे बताओ इनके मीनिंग्स क्या हैं। सर ये मैंने लास्ट टू सेमेस्टर्स में पढ़ी है। स्माइल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ये तकरीबन 28 ना हमें करवाई गई थी। हम्म। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आई। और जब इसको एग्जाम में लिखा है तो मिक्स हो गई हैं। तो इनकी दो दो तीन तीन नंबर के ना इनकी वजह से कटे हैं हमारे। आज तक ये क्लियर नहीं हुए। चलो आज क्लियर हो जाएंगी, आज क्लियर हो जाएंगी जी। सिमाइल क्या होता है? ये एक कंपैरिजन है, लाइक और एज, यानी कि वो शख्स उसकी तरह दिखता है। वो 100% उस जैसा नहीं है। ये एक सिमिलैरिटी है, थोड़ी सी बात को करते हैं। चारों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद अगेन एग्जांपल के साथ इनकी डेफिनेशन को दोबारा बात करेंगे। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है। सेइंग दैट समथिंग इज, उसकी तरह है, कोई चीज उसकी तरह है फलां बंदे की तरह। यहाँ पर सिमाइल में हम क्या कहते हैं कि ये बंदा उसके जैसा है, वो 100% वो नहीं है। जैसे आप कहो कि कोई, तुम तो चांद के जैसे हो, तुम तो शेर की तरह बहादुर हो, शेर नहीं हो। अगर ये कह दिया शेर है, मेरा बेटा शेर है, कहते हैं ना, मेरा बेटा शेर है, तो वो मेटाफर हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। अब
अगर कहें गिविंग ह्यूमन ट्रेड्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मेरा बेटा शेर है, अपने बेटे को शेर की तरह बताया ना। लेकिन अगर शेर को कहें कि इंसान की तरह इंटेलिजेंट है तो पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन ट्रेड्स हैं, उसको नॉन ह्यूमन थिंग्स में अगर हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, ट्रेड उसको गिव कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई सोचो, खुद से सोचो, कोई ह्यूमन ट्रेड को नॉन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग में दो, ट्राई करो, फिर एग्जांपल देंगे। आपके इर्द गिर्द कोई चीज है, आपके पास, सबके पास टेबल होगी। चलो आपसे एक मिसाल देता हूँ, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, बुक। हाँ, जैन ठीक कह रहा। आपके पास कोई बुक है, आपके पास वो बुक है जो आपने कई दिनों से पढ़ी नहीं है, और मैं उसको कहूँ, आप खुद उसके थोड़ी इमेजिनेशन करो, बुक की तरफ गौर से देखे, और उसको कहो कि ये बुक मेरा मुंह चिढ़ा रही है। ठीक है, आप उसको क्या कहो, ये बुक मुंह चिढ़ा रही है मुझे कि मैंने इसको 3 दिन से उठाया नहीं है, 1 हफ्ते से नहीं उठाया। तो मुंह, बुक मुंह चिढ़ा चिढ़ा सकती है क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कैट हिस। आपने मतलब कहा कि हिस क्या? मैंने कहा वो जो बिल्ली को आप डांट के भगाते हो, तो बिल्ली आपको गालियां देकर जाती है, बिल्ली ने बेचारी ने क्या गालियां देनी है। ह्यूमन ट्रेड्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, नॉन लिविंग नहीं, नॉन ह्यूमन थिंग्स। हाँ जी, बुक इज लाफिंग एट यू, समरीन। आगे देखे जी, हाइपरबोल एग्जेजरेशन है। एग्जेजरेशन कहते हैं मुबालगा आराई। मुबालगा आराई कहते हैं किसी चीज को इंतहा की तरह बढ़ा चढ़ा देना। जिस तरह से, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ऐसे घर बैठे थे, तो मैं किसी कितने रिलेटिव्स के गया था, तो वहां पे बैठे बैठे मुझे एक चीख की आवाज सुनाई दी, खौफनाक खौफनाक चीख। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं तो अंदर बैठा हूँ, मैं तो बाहर नहीं गया, ये चीख किसको देख के मारी गई होगी। मैं परेशान हो गया। जब थोड़ा सा बाहर जब थोड़ा सा बाहर निकले, तो पता लगा कि वहां पर एक फीमेल थी जो एक चूहे को देख के डर गई थी, और उसने इतनी खौफनाक चीख मारी कि 2-4 बर्तन भी इधर उधर गिरा दिए, और पूरा घर इकट्ठा हो गया कि अभी पता नहीं क्या चीज आ गई है यहाँ पर। तो जब वहां गए तो पता लगा चूहा था। ये क्या है? एग्जेजरेशन। इतना ज्यादा खौफ, खौफ हो गया, एक्सपेंड कर दिया। आपने उस चूहे को पहाड़ बना दिया, बेसिकली कोई शेर चीता बना दिया इमेजिनेशन में। एग्जेजरेशन मुबालगा स्टेटमेंट है, नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, बहुत ज्यादा। अब अगेन देखते हैं जी, सिमाइल एक कंपैरिजन है यूजिंग लाइक और एज। कैसे? शी इज एज ब्रेव एज लाइन, एज और एज, ये पेयर है, याद रखना। एज और एज का जब पेयर बनेगा तो वो सिमाइल होगा, और उसमें वो कहता है शी इज ब्रेव लाइक अ लाइन, शी इज ब्रेव लाइक अ लाइन, शी इज एज ब्रेव एज लाइन। इसका मतलब है कि वो इतनी तो लाइन जैसी तो ब्रेव नहीं है, लेकिन है उससे कम भी नहीं है जी। तो इसका मतलब ये है एज। देखो, इसको एज और एज से याद रखना है, तो इसको, ये एस से शुरू होता है, और एज में भी एस जो है वो ज्यादा साउंड करता है। एज और एज का जो कंपैरिजन है, एज लाइक, एज लाइक, ठीक है, इस तरह से याद कर लें। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है, टाइम इज अ थीफ। अब टाइम और थीफ तो अलग अलग चीजें हैं। और बनाओ, मेटाफर बनाओ कोई खुद से। जी।
आई एम ए किंग। आई एम अ किंग। आई एम अ किंग, चलो मान लेते हैं जी आपकी बात, ये मुबालगा है बेसिकली। ठीक है, चलो। लेकिन बेटा, फर्ज आप थोड़ी एक अलग चीज हटके दो ऐसी चीजों को मिला रहे होते जो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी दुनिया के खुद बादशाह हो, इसमें मसला क्या है? ये मेटाफर थोड़ी है। लेकिन अगर कहो कि आई एम अ लाइन, मैं शेर हूं, तो वो इम्पॉसिबल हो गया ना। आप शेर तो नहीं बन सकते, आप तो इंसान हो। ठीक है। अली हर्ट। अच्छा, शी इज माई लाइनेस। बिल्कुल ठीक है, आप कह सकते हो। शी इज माई लाइनेस, ही इज माई ईगल। मेरा शाहीन है वो, उकाब है। ठीक है, वो मेरी स्पोर्ट है। क्या बनेगा? चलो इसको छोड़ो, मुश्किल है। टाइम इज अ थीफ। टाइम तो चोर है। टाइम चोर नहीं हो सकता ना। तो इस तरह का कंपैरिजन है, पर्सोनिफिकेशन। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा ने सरगोशी की। हवा सरगोशी करती है क्या? नहीं करती ना। तो बस हवा ने सरगोशी की। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। पत्तों से गुजरते हुए हवा ने सरगोशी की। ठीक है जी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, हाइपरबोल एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। मैंने आपको कोई 10 लाख मरतबा बात की है। कोई भी बंदा अपनी सारी जिंदगी में एक बात 10 लाख मरतबा शायद मुश्किल से करेगा, लेकिन उसने कह दिया। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। सॉरी, हाइपरबोल है, एग्जेजरेशन है ये। कि चारों बातें क्लियर हो गई हैं? जी अली रजा, कोई कंफ्यूजन इसमें हो? जी सर, हो गया क्लियर। देखो, इशू क्या होता है? इशू ये होता है, हम एक स्पेसिफिक कंटेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं खुद से। अब आपने एक एग्जांपल देख ली, आप इसमें 2-3 लाइंस की स्पेस दो लेक्चर्स में। उसके बाद क्या करो आप इसको, और अब यहाँ मैंने एक सेंटेंस बना दिया, एक दो आप खुद भी तो बनाओ ना। जब आप खुद बनाओगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका माइंड चलेगा। आप पढ़ते हो भाग जाते हो, एक चीज को पढ़ते हो भाग जाते हो, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। कोई भी चीज अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई, आपने 2 महीने के बाद वो उठाओगे तो वो फिर से जीरो पे है। इस तरह से नहीं होता। तैयारी के लिए ग्रिप करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट पर। आर्टिकल का बिल्कुल यूज। सही बात हाँ जी, आर्टिकल का यूज। अब हमारी जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल, नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल और डिफाइनिंग आर्टिकल दो। ये जो नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल हैं वो हैं ए और एन। ये नॉन डिफाइनिंग है। एन अम्ब्रेला। पहले मुझे ये बताएं कि ये ए और एन में फर्क क्या है? ए किसके साथ आता है और एन किसके साथ आता है? जी, कौन बताएगा? एन तो सर वॉवेल्स के नहीं आता। एन आपने कहा वॉवल्स के साथ आता है, क्या ये 100% बात ठीक है? जी खतीजा। सर हमने नो सर, एन हमेशा वोवल्स के साथ नहीं आता। कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे एन आर, एच ओ यू आर, लेकिन फिर भी हम एन लगाते हैं जबकि वो एच से स्टार्ट होता है। हम्म, ठीक है। और मुझे किसी ने ट्रिक बताई थी कि उर्दू में जो लफ्ज अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट होते हैं उनके साथ एन लगता है। मतलब अगर हम आर को उर्दू में लिखेंगे हम्म, तो वो अलिफ मद्दा से स्टार्ट होगा, तो वो उसके साथ एन लगेगा। ठीक है जी। ये आपने उर्दू में जो ट्रिक है, ये वाली ज्यादा जो है ना वैलिड है। अलीफ, अली मद्दा और आइन। ठीक है, ये हाँ जो जी। साउंड करते हैं ना, ये वाले जो साउंड है, इनके साथ आपने वो ये नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल एन का यूज करना है। बाकी के साथ ए का यूज करना है। अभी हम ये देखते हैं कि क्या इसमें, इसको जस्टिफाई करते हैं हम।
हाँ, ये भी इन्होंने सही टर्मिनोलॉजी की है, डिफाइन किया है। सईद बशीर कहते हैं कि वो जो गिव साउंड ऑफ वावल, जो वावल की साउंड देते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। ठीक है, वावल की साउंड क्या है? जो अलिफ और आइन की साउंड है वो वावल की साउंड है। ए, A E I O U। तो अगर वो बेसिकली यू भी है तो वो अलिफ और आइन की साउंड दे रहा है, तब हम एन लगाएंगे। कैसे? एन अम्ब्रेला, यू की वजह से, यू की वजह से नहीं आया। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, अलिफ मीम बे रे, ये आगे खुद ही लिख लेना, अलिफ से साउंड आ रही है। ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, देखो एच है, एच के साथ आप एच ऑनेस्ट, ऑनेस्ट करो तो वही बात है। ये समरीन ने आई थिंक बताया, ऑनेस्ट इस तरह बनेगा ना, अली मद्दा फिर नून, ये ऑनेस्ट बनेगा, तो अली मद्दा आ गया ऑनेस्ट। फिर देखो एन एम ए, एम एम ए इस तरह लिखो, एम इस तरह नहीं बनता, क्या आ गया? अलीफ, एम ए, एम एन ए, एन एम बी बी एस, एन एफ ए। फिर अगेन देखें, ही इज अ बी ए, इसका मतलब डिग्रीज के साथ नहीं एन लग रहा, ही इज अ बी ए, ही अ डी कॉम, सी कॉम। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी तो हम आगे चलते हैं। नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल द, द को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डीफ, एडजेक्टिव के साथ लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जब हम दा का लगाएंगे ना, द पुअर, इसका मतलब तमाम दुनिया के गरीब लोग, या पाकिस्तान के गरीब लोग, पाकिस्तान के अमीर। द ब्लाइंड, जनरल टर्म की बात हो रही है, दुनिया में जितने भी ब्लाइंड हैं उनकी बात हो रही है। द रिचेस शुड हेल्प द पुअर्स, मतलब जो अमीर लोग हैं इसके लिए आप एस का इजाफा ना करो। रिचेस, रिच की प्लूरल भी रिच है, पुअर्स, ठीक है, उसकी प्लूरल भी पुअर ही है, पुअर की प्लूरल भी पुअर है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? द रिच शुड हेल्प द पुअर। क्लास एंड होने वाली है, ठीक है, 1 मिनट रह गया, आपने ना दोबारा ज्वाइन करना है सेम लिंक से। बस हमारी थोड़ी सी रह गई है क्लास, वो कंप्लीट करनी है आपने। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे पहले आगाही हो, द नॉवेल आई हैव जस्ट फिनिश्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। कोई मुझे बताएगा कि ये जो हिस्सा है ना, ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा? सर एपोजिटिव। पॉजिटिव, ये फ्रेज है सही? यस सर, प्रेज। ये फ्रेज है? नो नो, ये हाँ, पूरा एक सेंटेंस